हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक्चुअली मैं इससे प्रीवियसली जो वीडियो था उसमें कुछ एक पॉइंट्स जो कि ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि उसको एक पार्ट 2 में कवर कर दिया जाए। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, तो मतलब इसको छोटा ही रखेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, बट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से उस पॉइंट को हाईलाइट कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक। तो बात ये है कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट 3 फेज इंडक्शन मोटर का देखा था, जो कि एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है वो एक डायनामिक या फिर रोटेटिंग डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक। तो ये जो डायनेमिक डिवाइस है ये बेसिकली दो कंडीशन पे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। एक स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, स्टैंड स्टिल, और दूसरा रनिंग कंडीशन पे। स्टैंड स्टिल कहने का मतलब ये है कि एनआर का जो वैल्यू है वो आपका 0 है, और यहाँ पे रनिंग कंडीशन कहने का तात्पर्य है कि एनआर का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल कब हो सकता है कोई मोटर? तब हो सकता है जब हम लोग उसको सप्लाई दी मोटर के स्टेटर को, ठीक, तो वो तुरंत घूमना चालू नहीं होता है, कुछ सेकंड के बाद चालू होता है, ठीक है। वो हालांकि आम आँख से देख पाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उसमें कुछ मोमेंट का पॉज होता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग जनरली बोलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन। इसको हम लोग कुछ नहीं तो स्टार्टिंग कंडीशन बोलते हैं, एट स्टार्ट, एट स्टार्ट, ठीक। तो वहीं पे एनआर का वैल्यू कुछ मोमेंट के लिए 0 होता है। तो उस टाइम पे करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू रोटर साइड का, और x2 का वैल्यू और r2 का वैल्यू, सब चीज़ अलग अलग होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो E2 है, जो E2 है वो स्टार्टिंग पे कुछ और होगा और रनिंग पे कुछ और होगा। सिमिलरली I2 जो है वो भी स्टार्टिंग पे कुछ और होगा और रनिंग पे कुछ और होगा। R2 का वैल्यू फिक्स है, बट हम लोग इसको एस डिपेंडेंट बना देंगे तो ये इसका वैल्यू भी डिफर कर जाएगा, ठीक। और x2 का वैल्यू वो तो फ्रीक्वेंसी या फिर स्लिप डिपेंडेंट है ही, तो इसका मतलब उसका वैल्यू भी कुछ और होगा, ठीक। और रनिंग कंडीशन पे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो E2 होगा वो E2 डैश में तब्दील हो जाएगा, I2 जो है I2 डैश में तब्दील हो जाएगा, R2 वैसा ही रहेगा और x2 डैश में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन का पैरामीटर्स है और ये रनिंग कंडीशन का पैरामीटर्स है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये डिफर करते हैं, इसीलिए हम लोग को इस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको एनालाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक। अब एक और पॉइंट जो है, जो था कि हम लोग का जो स्टेटर का जो सर्किट मॉडल है उसमें यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो I0 है इसको हम लोग नो लोड का करंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यहाँ पे नो लोड का जो करंट है वो होता है समीशन IMU और IC का फेजर समीशन, ठीक। तो ट्रांसफार्मर जिन्होंने पढ़ा होगा वहाँ पे आप लोग पढ़ते हो कि जो I0 का जो वैल्यू होता है वो नो लोड करंट का जो वैल्यू होता है वो आपका फुल लोड करंट के 2 से 5% पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो I0 है, ये जो I0 है यहाँ पे वो 20 नहीं, 25 to 40% ऑफ आई फुल लोड, मतलब फुल लोड के करंट के 25 से 40% तक है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो रोटर है वो घूमता है, और घूमता है तो इसका मतलब उस दोनों के बीच में एयर गैप रखना जरूरी है। इस एयर गैप के कारण हमारा जो नो लोड का जो करंट है उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फ्लक्स एयर में फ्लो करेगा ना, और एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो कोर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए। इसीलिए जो I0 का वैल्यू वो 25 से 40% तक के बीच के रेंज में होता है। इसको याद रखिएगा, डेटा बेस्ड है। ये हो गया, ठीक। अब हमने बात किया जो E2, I2, R2, X2 और E2 डैश, I2 डैश, R2 और X2 डैश जो है ये सब अलग अलग होंगे। स्टैंड स्टिल कंडीशन पे इसका वैल्यू अलग होगा और रनिंग कंडीशन पे इनका वैल्यू अलग होगा, ठीक है। एक और पैरामीटर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, cos phi 2 बोल लेते हैं, बेहतर होगा।
तो चूंकि जो पावर फैक्टर होता है उसको, उसके बारे में हम लोग को पता है कि उसका जो रिलेशन होता है वो होता है R2/Z2, ठीक है। अब चूंकि जो cos फाई है ये भी आपका S डिपेंडेंट हो गया, कैसे, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, जो R2 होगा वो होगा ना ऐसा, R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। x2 डैश को मैंने डायरेक्टली SX2 लिख लिया, ठीक है। तो S डिपेंडेंट हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी रनिंग कंडीशन पे और स्टैंड स्टिल कंडीशन पे दोनों जगह अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो ये हो गया आपका S जहाँ पे आ गया तो वो आ गया आपका रनिंग कंडीशन, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग स्टैंड स्टिल का बात करेंगे तो वहाँ पे सिंपल हो जाएगा, cos फाई 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2/√of x2 स्क्वायर प्लस R2², ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन का पावर फैक्टर। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसका रिलेशन, हाँ, इसको भी मैं यूज़ करूँगा फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, हम लोग के पास जो इंडक्शन मोटर्स में दो पार्ट है, एक है स्टेटर और एक है आपका रोटर, ठीक। अब चूँकि हम लोग स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दिए ना स्टेटर को, तो थ्री फेज सप्लाई R/B जो है वो आपका स्टेटर से होकर के रोटर तक जाएगा। ये पावर जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये जो पावर जो ट्रांसफ़र होता है तभी तो जो रोटर है वो एनर्जाइज होता है ना। तो ये जो पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है एयर के थ्रू जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप इसको एयर गैप पावर बोलते हैं या फिर PAG बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे PG भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एयर गैप पावर है, ठीक है। अब ये जो एयर गैप पावर है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि मान के चलिए हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है उसमें हम लोगों ने इनपुट पावर दिया P इनपुट, ठीक। अब इनपुट पावर जो है स्टेटर को एनर्जाइज किया, स्टेटर में उसका अपना फ्लक्स डेवलप हुआ और वो जो स्टेटर का फ्लक्स था वो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में तब्दील हुआ, ठीक है ना। और चूँकि जो स्टेटर है उसमें वाइंडिंग्स है, अब वाइंडिंग्स है तो वाइंडिंग्स में आपका कुछ लॉसेस भी होंगे। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो इनपुट पावर गया था स्टेटर के पास में वो उसका दो हिस्सा हो सकता है, दो नहीं तीन हिस्सा होगा बेसिकली। एक हो जाएगा आपका स्टेटर का कॉपर लॉस जो वाइंडिंग्स में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक मिनट, ठीक है, स्टेटर के कोर लॉस भी हो जाएंगे, स्टेटर के कोर लॉस ये आपका कॉपर लॉस हो गया, इसको हम लोग I²R कह सकते हैं, ठीक। और ये कोर लॉस है, कोर पे लॉस हो रहा है, ठीक है। एक वाइंडिंग पे लॉस हो रहा है और ये कोर पे लॉस हो रहा है। और उसके बाद जो लास्ट बचा पावर है वो आपका एयर गैप पावर हो जाएगा, जो कि रोटर के लिए इनपुट हो जाएगा, इनपुट टू रोटर, ठीक। अब ये जो पावर है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक। अब जो काम जो इनपुट पावर था स्टेटर में कर रहा था, सेम काम ये इनपुट पावर वहाँ पे करेगा, मतलब कुछ पार्ट लॉस में चला जाएगा और कुछ पार्ट आपका पावर जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका भी आपका बेसिकली एक हो जाएगा रोटर का कॉपर लॉस PRCL, ठीक है। इसको भी वही रहने देता हूँ, आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। रोटर का कॉपर लॉस, फिर कुछ फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन चूँकि वो घूम रहा है ना, फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा। फिर आपका जा करके विंडेज लॉस होगा, ठीक। और उसके फिर कुछ स्ट्रे लोड लॉस भी होगा, स्ट्रे लॉसेस, ठीक। अब लास्ट में वो जो है मैकेनिकल डेवलप पावर हो जाएगा PD, इसको हम लोग बोलेंगे डेवलप पावर, DEVELOPED, डेवलप पावर। और यही जो है हमको उसके रोटर के शाफ्ट पे मिलता है। तो इम्पोर्टेंट ये है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोर लॉस को मेंशन नहीं किया, कोर लॉस को इसीलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो कोर लॉस है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है, और चूंकि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है स्टेटर के फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम होता है, हम लोग न्यूमेरिकल में देखे थे, ठीक।
तो अगर यदि वो कम होता है तो इसका मतलब उससे एसोसिएटेड लॉस जो होगा वो भी तो कम होगा ना। तो कोई मतलब ऐसा मान लो कि 100 में से वो जो वैल्यू होगा वो आपका 0.1 के आसपास होगा, तो जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कोर लॉस नहीं दिख रहा होगा। बाकी मेजर जो सिग्निफिकेंस है वो आपका इसका है और इसका है, ठीक। तो आप इस चीज़ को एक पावर फ्लो डायग्राम के तौर पे भी देख सकते हो, जो कि आपके टॉप सिलेबस में है भी, तो इसको उस तरीके से ले सकते हैं। बाकी अगर यदि ज़रूरत पड़ा तो फ्यूचर में मैं आपको थोड़ा सा आगे के लेक्चर में बता दूंगा कि इसका डायग्राम कैसे डेवलप करते हैं। बाकी ऐसे भी बनाओगे तो आपका सही है, कोई गलत नहीं है, कोई काट नहीं सकता कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर का फ्लो, ठीक। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर और टॉर्क के बीच में रिलेशन, क्योंकि जो डिस्कशन करना था आपका इक्विवेलेंट सर्किट और पावर से रिलेटेड, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, ठीक। और कैसे पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, और मैं हर बार PAG का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये जो PAG लिखा है ना मैंने, इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक, शॉर्ट हैंड में ठीक। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग, जो पावर फैक्टर है इसका भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा ना। रनिंग कंडीशन पे कब हम लोग बात कर रहे हैं, कब हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन पे बात कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। और ये वैल्यू भी आई नोट का जो वैल्यू है ना, ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में MCQ में पूछ दे, तो ये ज़रूरी है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टॉर्क इक्वेशन के बारे में, ठीक है, कि टॉर्क और पावर के बीच में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद फिर हम लोग डेवलप्ड इक्वेशन ऑफ टॉर्क को डेवलप करेंगे, ठीक। फिर आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू।